बैक टू सबसे सवेरे पाकिस्तान। अब हम एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी का जिक्र करेंगे, पैरानोया, जो कि बहुत ज़्यादा आम भी होती जाएगी लेकिन लोगों को पता ही नहीं लग रहा होता, जिसमें किसी शख्स को कसरत से ये महसूस होने लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ सियासत कर रहा है, उसे अपने मतलब गिरोह, खेल, मंसूबे या फिर नौकरी से बाहर करना चाहता है। उसे लग रहा होता है कि मतलब हर कोई उसी को बस सियासत का किसी कह लें कि आप पॉलिटिक्स का हिस्सा बना रहे हैं, या वो जो है उसको आप कह रहे हैं कि साइड पे कर रहे हैं। वो अपने आप को हर टाइम ये फील कर रहा है। बहुत सारे मर्द सोच रहे होंगे कि उनकी जो बीवी है वो ऐसा कर रही है। नहीं, ये हम बिल्कुल ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। ये एक संजीदा मसला है। मसला ये है कि आपको ये लगता है कि ये सब मुझे ही देख रहे हैं, आपको ये लगता है कि ये सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि जी कि मेरे बारे में ही कोई सोच है। आप गुजर रहे हैं और दो शख्स आपस में बात करके हंस रहे हैं तो आपको लगता है कि जी कि ये मेरी वजह से हंस रहे हैं। फिर मुझे तो सच्चा प्यार ही नहीं मिला, ये जो जुमला है ना, ये पूरा बैठ रहा होता है कि जी कि मुझे तो पता नहीं क्या हो गया, मेरे साथ तो ज्यादती होती रहती है। आप सारे चाहते हैं कि जी कि मैं इस घर से निकल जाऊं, आप सारे चाहते हैं कि मैं इस ऑफिस से निकल जाऊं, आप सारे चाहते हैं कि मैं कामयाब ना हूं। तो ये एक बीमारी है और इसका इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इर्द गिर्द के लोगों को भी इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होगा। उन लोगों को जो लोग इस तरह का मतलब वो रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मिजाज में अचानक तब्दीली या मूड का गैर मुस्तहकम रहना भी अगर हम देखें तो ये नफ्सियाती मसाइल के अंदर ही आ रहा होता है। कि उनकी बड़ी निशानियों में से एक भी है कि एक इंसान कहता है कि वो अकेला रहना पसंद करता है, फिर उसको हर टाइम वो एक दूसरे को इसी चीज़ के अंदर गुम होता है कि शायद हर कोई मुझे ही निशाना बना रहा है किसी न किसी चीज़ में। तो ये सारी चीज़ों को और सारी जो सिम्टम्स हैं ये नफ्सियाती बीमारी के अंदर आते हैं और इसको हैंडल करना भी जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इसमें किरदार होता है। तो हमारे साथ माहिर नफ्सियात मैरी परवेज़ मौजूद है। उनते हैं कि हमने करना क्या है अगर हम कैसे है इस मसले के अंदर जो हैं घिरे हुए हैं या कोई हमारे आसपास से इसमें घिरा हुआ है, तो क्या ये बात समझाई जा सकती है और फिर क्या करना है। मैरी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैरी, कितना संजीदा मसला है ये। हम देखते हैं कि कभी कभी तो शायद हर शख्स को लगता है कि मेरे बारे में कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है इस वक्त, लेकिन कभी कभी लगना और हर वक्त लगना, इसको हम कह सकते हैं कि एक चीज़ डिसऑर्डर है और एक चीज़ नॉर्मल है। इंसानी फितरत भी तो है ना। तकरीबन 4% ऑफ योर पॉपुलेशन इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मुब्तला है। 4% ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब ये दैट इट कुड बी समबडी दैट वी नो आल्सो, कुड बी, ठीक है। इसको हम अपना जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है उसके अंदर हम इसको क्लस्टर ए या एसेंट्रिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के अंदर ये फॉल करता है, जिसको आप PPD या पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। पैरानोया इटसेल्फ इज़ ये कैफियत है, जैसे आपने पूरा एक्सप्लेन किया अभी, जिसके अंदर बंदा बहुत शकी और वहमी हो जाता है कि कोई मेरे ख़िलाफ़ है। लोग अक्सर इसको कंफ्यूज करते हैं विद डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स एंड स्किज़ोफ्रेनिया। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की हुई स्किज़ोफ्रेनिया की, जैसे आपको डिल्यूजन होता है कि शायद मुझे कोई मारने वाला है या कुछ ऐसा, कंफ्यूज करते हैं। लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का इन इटसेल्फ इंडिपेंडेंट टेस्ट्स होते हैं जिसके अंदर आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि ये PPD है, स्किज़ोफ्रेनिया है या डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। क्योंकि हर किसी के, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर 6 सिम्टम्स, तो उसमें से कोई 1-2 मैच कर सकता है, लेकिन डायग्नोस्टिक मैनुअल आपको ये बताता है कि अगर लेट्स से ये 6 सिम्टम्स है, ये मैच करेंगे तो ये है, ये करेगा तो ये फलाना डिसऑर्डर है। तो इसलिए सुनने वाले को, लेमैन पर्सन को लग सकता है कि ये कन्फ्यूजिंग है, बट व्हेन यू लुक एट बाय द बुक तो फिर आपको समझ आ जाती है कि इसका क्या होगा। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग इज स्टिल काइंड ऑफ अननोन टू द एक्सटेंट कि ये जेनेटिक भी है और दूसरा ये साइकोलॉजिकल भी है। साइकोलॉजिकल कैसे है कि अगर किसी का कोई ट्रॉमा हुआ है बचपन में और आपको, लेट्स से फॉर एग्जांपल चाइल्ड अब्यूज़ है, चाइल्ड अब्यूज़ केसेस के अंदर आप काफ़ी देखते हैं कि आपके घर में से ही कोई होता है जो बच्चे को अब्यूज़ कर रहा है, चाहे वो फिजिकल है, सेक्शुअल है, इमोशनल है। बच्चे का मिसट्रस्ट जो है वो पैदा हो जाता है घर वालों से लेकर बाहर दुनिया तक, कि अगर घर वाला कोई ऐसा कर सकता है जिसको उसने ट्रस्ट किया तो बाहर वाला तो और भी बुरा उसके साथ कर सकता है। तो ये साइकोलॉजिकल साइड होगी। जेनेटिकली ये हम देखते हैं कि रिसर्च हमें ये बताती है कि आपके अगर रिलेटिव्स के अंदर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो इट्स लाइकली कि आपको भी PPD हो सकता है या कोई ऐसी साइकोलॉजिकल इलनेस हो सकती है। सिम्टम्स आपने जो एक्सप्लेन किए है उसके अंदर एक जो मेरा ख्याल है कि बहुत कॉमन, और हम अपने कॉमन रवैयों में भी लोगों के देखते हैं कि हमें बस ऐसे हम विक्टिम बने होते हैं, मजलूम बने होते हैं कि जैसे हर कोई हमारे ख़िलाफ़ है
और गुजरते हुए भी बस ऐसे कि जी किसी की अगर नॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्सेशन भी है तो उसमें से भी कोई नुक्ता निकाल लेना है कि नहीं इसने तो ये कहा तो इसका हिडन मीनिंग है कोई। तो ये अलार्मिंग चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो पीपीडी है वो बाकी डिसऑर्डर से थोड़ा डिफरेंशिएट करता है। अब ये आपके रिलेशनशिप्स को ऑब्वियसली अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप अगर हर वक्त एक शक शुबे के अंदर है कि ये बंदा भी मेरे खिलाफ है, ये भी खिलाफ है, स्पेशली आपका पार्टनर बहुत सफ़र करता है, आपके बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। आई थिंक कि अभी ये बात करते हुए ऑडियंस भी और आप लोग भी इमेजिन कर सकते होंगे कि थिंक ऑफ अ पेरेंट जो अपने बच्चे के पीछे पड़ा होता है हर वक्त कि इसने लाजमी इसने ये जो चीज़ इधर की इधर हुई है इसने चोरी कर लिया, ये अगर खाना यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ तो ज़रूर इसी ने ही खा लिया। मतलब इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत टॉक्सिक हो सकती हैं नॉर्मल ज़िंदगी में। अगर हम देखें तो अगर एक दफ़ा दो दफ़ा कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो इट्स इग्नोरेबल, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बार बार इग्नोर तो नहीं कर सकते। इसके अंदर पार्टनर्स की अगर हम बात कर लें, एक दूसरे का मोबाइल चेक करना और ज़्यादा चेक करना, एक उसको बता दें कि क्या वो भी इसी में आएगा, और दूसरा बार बार क्वेश्चन करना, तुम कहाँ थे या तुम कहाँ थी, तुम किससे बात कर रहे हो या तुम किससे बात कर रही हो, दोनों साइड्स के ऊपर, क्या ये भी इसी के अंदर आएगा? हाँ, अगेन ये फिर थोड़ा सा ना कोमॉर्बिड करता है या रिलेट करता है स्किज़ोफ्रेनिया के एक डिल्यूजन के साथ जिसको आप जेलसी का डिल्यूजन कहते हैं, कि आपको ये लगता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे पे चीट कर रहा है, ठीक है। और अब ये पीपीडी के अंदर क्योंकि आपको शक है ऑल द टाइम और आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, आप ग्रजेस रखना स्टार्ट कर देते हैं। अ लॉट ऑफ दीज पीपल ये ऐसे भी करेंगे कि आप उनको कोई चीज़ पता चल गई है, दिल काइंड ऑफ कीप क्वाइट, दो टाइप होगी, या तो एकदम से कन्फ्रंट करेंगे और एक केओस होगा, और दूसरा ये है कि आप देख रहे होंगे और आप मीठा ऑब्जर्वेशन हो रही होगी और उसके बाद आप आगे से अटैक करेंगे कि भाई मेरे पास तो ये एविडेंस है, एंड दैट कैन स्पॉइल रूइन अ रिलेशनशिप। लेकिन इसके अंदर फिक्र की बात हमारे पास ना ये डिसऑर्डर जिसको है उससे ज़्यादा उनके लिए है जो कि विक्टिम बन रहे हैं उस डिसऑर्डर के, क्योंकि उनको नहीं पता, अवेयर नहीं है इस बात से। उसके अलावा अगर अवेयरनेस हो भी जाए, ये इस तरह का जो बंदा है मानने को तैयार नहीं, दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से, कि वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है ऑलरेडी, उनको ये लगता है कि लोग उनके खिलाफ हैं। तो अगर उनको ये कह दिया कि भाई आपको कोई मसला है, तो फिर तो वो कहेंगे कि भाई देखा मैंने कहा मेरी अब इसका हल क्या है, इसका कोई इलाज भी तो होगा। अच्छा, नॉर्मली इसके लिए मेडिकेशन नहीं दी जाती है, क्योंकि ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट है या ऐसा डिसऑर्डर है ये जिसके लिए साइकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइकोथेरेपी क्यों करते हैं आप उनको लॉजिकल रीजंस देते हैं कि आपको जो ये शक हो रहा है इसका क्या एविडेंस है आपके पास। जब एविडेंस नहीं निकलता तो फिर दे क्वेश्चन देयर लॉजिक कि ओ वाकई में इसका तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। सो आपको बहुत इंटेंसिव साइकोथेरेपी करनी पड़ती है। सीबीटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करके उनकी हर थॉट को आप चैलेंज करेंगे। REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, रैशनल मतलब लॉजिकल, तो लॉजिकल रीजनिंग उनको देंगे कि भाई ये आपका सोच थी, आपने उसके बाद ये बिहेवियर किया, अगर आप इसको रैशनली सोचें तो फिर इसका क्या आपकी सोच और बिहेवियर पे असर होगा। सो यू टेल देम एंड गाइड देम इन द डायरेक्शन कि उनको ऑटोमेटिकली खुद ये नज़र आना शुरू हो जाता है कि मेरी जो सोच है वो इरेशनल इलॉजिकल है और रैशनल कहाँ पर लेकिन आएगा। ये बात आप तो नहीं समझा सकेंगे उनको, क्योंकि उनको तो ये लगेगा कि जी कि ये तो मेरे खिलाफ हैं इसलिए ये बात कर रहे हैं। तो उसके लिए किस शख्स का इंतखाब किया जाए कि वो उनको समझाए, क्योंकि वो मैरी के पास हम चाह रहे होंगे कि मैरी के पास लेके जाएं, तो मैरी के पास तो वो जाना ही नहीं चाहेगी कि आपने मुझे समझ क्या लिया है कि मुझे कुछ ज़हनी मसला हो गया, क्या करें ऐसे। मैं हमेशा लास्ट टाइम भी मेंशन किया था मैंने कि साइको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइको एजुकेशन क्या होती है? साइको एजुकेशन इज़ व्हेन यू एजुकेट द पर्सन रिगार्डिंग द डिसऑर्डर। अब वो आप डायरेक्ट करें इनडायरेक्ट करें, लेकिन उसको बहुत ही तहम्मुल के साथ एजुकेट करना पड़ेगा। जब एक बंदे को पता है मुझे डायबिटीज़ हो गई है और मुझे चीनी इसलिए नहीं खानी क्योंकि मेरे पैनक्रियाज आर नॉट वर्किंग और इंसुलिन नहीं बना रही मेरी बॉडी, वो ऑटोमेटिकली उसको समझ आ रही है कि अच्छा मेरी बॉडी फंक्शन नहीं करी उस तरह से। अगर हम उस पर इम्पोज करेंगे कि ये नहीं अब नहीं करना, तो वो उसको समझ भी नहीं आएगी और वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो वाई एम आई ट्राइंग कि फिजिकल के साथ इसको एग्जाम्पल दूँ, क्योंकि हमें मेंटल हेल्थ को इतना ही नॉर्मल दिखाना है कि पैरानोया अगर किसी को है, अगर किसी को कोई साइकोलॉजिकल इलनेस है, तो उसका हम वैसे ही करेंगे जैसे हम किसी फिजिकल इलनेस को करेंगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और इसका हल यही है कि पहले तो हम आइडेंटिफाई करें, और दूसरा प्रॉब्लम ना थोड़ा सा पार्टनर के लिए भी है कि पार्टनर
कैसे लेकर जाएगा, उस मरहले तक लेकर जाना मैरी, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप किसी को कैसे, हाँ सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें हमने एक माहिर नफ्सियात के पास जाना है, एक स्पेशलिस्ट के पास जाना है, वो उस शख्स को अग्री कैसे करवाना है कि हम आपको क्यों लेके जा रहे हैं। साइकोथेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, ये वो लोग हैं जो आपको दवाई के बगैर ट्रीट कर रहे होते हैं। साइकियाट्रिस्ट है जो कि आपको दवाई देगा। हर डिसऑर्डर के लिए आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर डिसऑर्डर टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत हो सकती है। तो उस साइकोथेरेपी को सक्सेसफुल बनाने के लिए फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। हम एज अ सोसाइटी इस चीज़ को अगर हम देखें तो हमने जो इसको एक टैबू बनाया हुआ है, जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करते हैं तब तक हम इन लोगों को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते विद दिस सिचुएशन। तो अगर आज मैं कहूँ कि हम में से फॉर एग्जांपल दैट अगर इस कमरे के अंदर आज अगर 10 लोग हैं तो उसमें से इफ़ देयर इज़ वन पर्सन जिसको कोई प्रॉब्लम है, अगर हम उससे बात करेंगे उसको लगेगा शायद मुझे एक्यूज़ किया जा रहा है। तो इसलिए जब तक हम इस चीज़ को फिजिकल हेल्थ की तरह नॉर्मल नहीं कर देंगे ना, तब तक आई थिंक हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है मैरी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान हिस्सा बनी, बहुत अहम मौजू है और ये चीज़ें हमें नॉर्मलाइज करने की पहली ज़रूरत है और उसके बाद ही हम किसी हल की तरफ जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्योंकि मौसम में सरमा तो अब हम एंट्री तो हम उसमें हो गए, हम एंटर हो गए, लेकिन इसके साथ साथ हम देखें तो हमजा जगह जगह पे हम लोगों को नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, जैसे ड्राई फ्रूट्स में नज़र आ रहे हैं और महंगी सौगातें हैं। हाँ महंगी सौगातें आप कह लें, लेकिन वो नज़र आ रही होती हैं और खाने का हर एक को दिल भी कर रहा होता है। लेकिन इससे अगर हम देखें तो इनका वैसे अगर ड्राई फ्रूट्स को सर्दियों में से हम खाते हैं तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और मतलब आप कह लें कि कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा होते हैं ड्राई फ्रूट, जैसे अगर हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें कितनी ज़्यादा ताकत दे रहे होते हैं। बिल्कुल, ज़हनी बात कर लें, जिस्मानी बात कर लें, आपको तवानाई मिल रही होती है। और मसला ये है कि चले महंगे ज़रूर हैं, लेकिन जब ये आ जाते हैं ना तो आपका दिल करता है कि शायद एक ही रोज़ में हमने ख़त्म कर देने हैं ना, उससे फिर आपको बड़े मसाइल जो हैं दरपेश होते हैं। वैसे ना बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी था जब हम लोग छोटे थे, अब शायद उस तरीके से नहीं है लेकिन अभी भी होता है कि फैमिली इकट्ठे बैठ के भी खाया करती थी, पूरा एहतमाम होता था। खासतौर पर मूंगफली की हम बात कर लें तो उसका भी मौसम क्योंकि आ रहा है तो वो भी इकट्ठे बैठ के खाया करते थे। जरा का भी होता था कि वो छील के तो फिर खाना पड़ता, पूरी एक मेहनत उसके अंदर होती थी और माएँ जो हैं कोशिश करती थी कि वो निकाल के भी देती रहें। लेकिन सवाल यह है कि ठीक है खाने चाहिए, इनके फ़ायदे क्या होते हैं एक तो ये पता लग जाए और किस मिकदार में खाने चाहिए, मिकदार दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाई सारा फारूकी। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सारा। सबसे पहले तो हमें बताइएगा फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, ये भी बताइएगा, लेकिन मिकदार के ऊपर हम लोग जिसने बात करें, हमजा ने भी कहा मिकदार, क्योंकि हम लोग तो बस सामने आगे पड़े हुए देखें तो हम लोग बस खाना खत्म होने चाहिए, हम कहते हैं ख़त्म करके उठे इसको। ड्राई फ्रूट्स बेसिकली आप देखें उनके हेल्दियर फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप नहीं खा सकते। अगर आपने इंटेक करना है तो एक मुट्ठी का इंटेक करना है, 1 हैंडफुल डेली बेसिस पे। अगर आप मिक्स नट्स का इंटेक करते हैं, सिर्फ विंटर्स की बात नहीं है, थ्रू आउट द ईयर पूरे साल आप हर रोज़ इनका इंटेक कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। नुकसान वहाँ होता है जब आप ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं। अब जैसे सर्दियों में ज़्यादातर लोगों का वेट क्यों गेन होता है, इसीलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी खास तौर पे अगर हम बैठते हैं टीवी के आगे बैठे हुए तो वो हम खाए चले जाते हैं जब तक शो ख़त्म नहीं होता। हम एंड तक उसको खाते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हमने कितनी अमाउंट में खा ली है। एक हैंडफुल से ज़्यादा नहीं खाना, उसी से आपको उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको सारे उसके मिल जाएंगे। अब देखिए ड्राई फ्रूट्स के अंदर कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर विटामिन ए भी है, विटामिन ई के भी मौजूद है, फास्फोरस, मैग्नीशियम मौजूद है और इसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन, और उसके ऊपर से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं जो आपको लाजमी डाइट से लेने चाहिए, आपकी बॉडी खुद से नहीं क्रिएट कर सकती। तो ये आपको डाइट से लाजमी लेने, और ये आपके ड्राई फ्रूट्स में, वॉलनट्स में, आलमंड्स में बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है। डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है अखरोट का इस्तेमाल करें तो दिन में आपने 2 से 4 अखरोट का इस्तेमाल करना है, आपने ज़्यादा नहीं लेना। आलमंड्स हैं तो आपने 7 to 12 आलमंड्स का इंटेक करना है। तो जब आपको क्वांटिटी पता चल जाए ना कि कितनी आपने इंटेक करनी है तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। काजू के बारे में बताइए, काजू पे तो हाथ रोकना बड़ा मुश्किल बिल्कुल नामुमकिन है। वो कितनी क्वांटिटी में खाने बहुत टेस्टी है, जिसे कहते हैं कि ड्राई फ्रूट है, वो तो कोई भी नहीं उस पर हाथ रोक सकता। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन उसको भी जो है थोड़ा कम क्वांटिटी में इंटेक करना ज़रूरी है। 6-7 दाने अगर आपने एक दिन में लेने, आप मिक्स करके लेना, ज़रूरी थोड़ी है कि आपने एक ही वक्त में आपने 6-7 दाने खा के आपने छोड़ देना है। अगर आप 1 हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं उसी में मिक्स कर लें। अब उससे ये होगा कि आपकी वो क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसका इंटेक कर सकते हैं। उसके अंदर भी बहुत सारे
सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन बात वही आ जाती है क्योंकि ये सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर फैट्स मौजूद है तो ज़्यादा क्वांटिटी में ये आपको नुकसान ठीक है। ये सब लोग ले सकते हैं या कुछ ऐसे हैं लोग कोई ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं जो ना लें तो ज़्यादा बेहतर है? ये मैं बात कर रही हूँ सिर्फ जो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स हैं। Okay. अब किसी को अगर कोई हेल्थ इशू है, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल किसी का इंक्रीज़ है, किसी के ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो है ज़्यादा हुए हैं, तो उस सूरत में आपको जो है कंसल्ट करना ज़रूरी है। डाइटिशियन से कंसल्ट करें, वो आपको एक मिकदार बताएंगी कि भाई इतना आपने जो है इंटेक करना है और इस चीज़ का इंटेक करना है, तो वो आपने लाजमी फॉलो करना है। अपनी तरफ से जो है खुद से नहीं चीज़ लेना शुरू कर देनी, उससे नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा सारा, हमें ये भी बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि हम लोगों को लेने चाहिए लाजमी, और किसी वो बीमारी के खिलाफ कोई उनमें कुव्वत मुदाफ़त जो वो भी पैदा करते हैं आपकी बॉडी में? अच्छा, इसमें मैं ना किसी एक ड्राई फ्रूट का नाम इसलिए मैं नहीं लूँगी क्योंकि सब यूनिकली मतलब बनते हैं। अब आप देखें ना, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर सेपरेट न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं। आलमंड्स, वॉलनट्स, जितने भी आप इनके ड्राई फ्रूट्स का नाम ले लें, उन सब के अंदर सेपरेटली न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। किसी में मैग्नीशियम ज़्यादा है, किसी में फास्फोरस ज़्यादा है, किसी के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है। आलमंड्स जो है ख़ास तौर पे उसके अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी अच्छी मिल जाती है। तो आलमंड्स मुझे लगता है सबसे कॉमन एक ऐसा वो है नट है जो आपको आसानी से अवेलेबल भी होता है और आप डेली बेसिस पे उसका इंटेक भी करते हैं। अब देखिए बचपन में पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बादाम ज़्यादा इसीलिए खिलाते थे कि भाई ब्रेन जो है आपका ज़्यादा तेज़ चले, और इसलिए क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और वो आपका ब्रेन तेज़ जिसे कहते हैं करती हैं। एक्चुअली वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके ब्रेन के ऊपर, आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर, आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट करता है। अच्छा, वो फिर ये भी बता दें, वो पानी में भिगो के ही जो है खाने चाहिए? ज़रूरी नहीं है, आप जो है एज अ होल भी ले सकते हैं। अगर आप उसकी छिलका उतार के यूज़ करते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर हो जाती है उससे। अच्छा। तो आप उस तरह भी ले सकते हैं, अभी भिगो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग तो बचपन से अब तक भिगो के खाते हैं। लेकिन बात ये आ जाती है कि किस टाइम पे आप उसको ले रहे हैं। कोशिश करें खाने के साथ ना लें। आपने जो है कोई ऐसा टाइम मैनेज करना है कि जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो, आपने कुछ ना खाया हुआ, जैसे कि मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पे ले सकते हैं, निहार मुँह लिया जा सकता है, या इवनिंग स्नैक के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के हवाले से भी पूछ लेते हैं क्योंकि बच्चे अक्सर खा नहीं रहे होते हैं, या और दूसरा ये कि पेरेंट्स भी कहते हैं कि बच्चों को नहीं देना, ये गर्म होते हैं, बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, और अगर बच्चे नहीं खा रहे हैं तो हम किस फॉर्म में उन्हें दे सकते हैं? साइंटिफिकली ये गर्म ठंडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। तो आप जो है मैंने जैसे बताया थ्रू आउट द ईयर आप ड्राई फ्रूट्स का इंटेक कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन्हें 6-7 दाने डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको उनकी मुट्ठी के मुताबिक, हाँ उनकी मुट्ठी के मुताबिक, हाँ जी आप उनको दे सकते हैं। आप मुट्ठियों के मुताबिक वैसे माएँ इतना करेंगी भी नहीं क्योंकि उनकी मुट्ठी में महंगे होंगे ना, तो ज़्यादा आ रहे होंगे। बचपन में जैसे पंजीरी भी बना के खिला रहे होते हैं, तो वो मिक्स नट्स करके ताकि बच्चा जो है खुशी से खा भी ले, आप उसको दूध में मिक्स करके भी दे रहे होते हैं। तो इस तरह से भी आप जिस तरह से बच्चा पसंद करता है आप उसको उस तरह से बना के। बिल्कुल। अच्छा सारा, हमें बताइएगा निहार मुँह की अपनी बात की, तो निहार मुँह खाना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है? निहार मुँह अगर आप ले रहे हैं ना, आपका पेट बिल्कुल खाली है, अब उसमें यह है कि जल्दी से डाइजेशन के साथ एब्जॉर्प्शन भी फ़ौरन हो जाएगी उन न्यूट्रिएंट्स की। अगर आप किसी खाने की चीज़ के साथ लेंगे उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाएगी और मे बी उतनी अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो ऐसा कोई टाइम चूज़ करें जिस वक्त आप कुछ और ना खा रहे हो, तभी उसकी जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ती है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम एक कोशिश ये करते हैं कि जी कि एक वक्त में एक मुट्ठी खाना है, या अपने पास रख लें, पॉकेट के अंदर रख लें और साथ साथ पूरे दिन में खाते चले जाएं, बेहतर तरीका क्या है? ये बहुत अच्छा आइडिया आप जो बात कर रहे हैं कि पूरे दिन में आप इसका इंटेक कर सकते हैं। एक मुट्ठी जो है ज़रूरी नहीं आपने एक ही दफ़ा में बैठ के वो पूरा इंटेक करना है। आप सुबह के टाइम आपने थोड़ा सा ले लिया और थोड़ा सा आपने शाम को ले लिया, आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं, आप पूरा दिन भी उसका इंटेक कर सकते हैं एक एक दाना करके। और कोशिश करें कि अगर आप टीवी के आगे भी बैठ रहे हैं या आप कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ उतना ही क्वांटिटी अपनी जो है प्लेट में रखनी है जो एक मुट्ठी के बराबर बनती है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी रखेंगे तो आपसे कंट्रोल नहीं होगा, आप जो है ओवर इनटेक कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, बच्चों के हवाले से ये कि बच्चे, मैंने ये देखा ज़्यादातर हमारे घर के जो बच्चे हैं वो बादाम सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं। मैंने बाकी जगहों पे भी देखा है, पेरेंट्स यही कहते हैं कि बादाम बच्चा बहुत शौक से खाता है। अब एक मुट्ठी हमने देना है, लेकिन एक मुट्ठी बच्चे की बादाम काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। क्या एक ही ड्राई फ्रूट जो है एक मुट्ठी दिया जा सकता है? नहीं, कोशिश करें कि मिक्स दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको वही बता रही हूँ कि सिर्फ बादाम की अगर हम बात करें तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। उसमें कैल्शियम आपको, फास्फोरस मिलेगा, उसमें जो है बहुत मिनिमम क्वांटिटी आपको चीज़ों की मिलेगी। बाकी चीज़ों में भी वो और तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। अगर हम मिक्स करके दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ड्राइड एप्रिकॉट्स भी यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग किशमिश का इस्तेमाल करते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बादाम अखरोट जो हैं ये आपके डाइजेशन के अलावा आपकी एनीमिया के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेजिन्स खासतौर पे एनीमिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो
ओवरऑल आपको एक पूरा बना के एक मिक्स बना के उस तरह से इंटेक करना। बिल्कुल ठीक है सारा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान का हिस्सा बनी, आपने हमें महंगे महंगे ड्राई लाए हैं, लेकिन अपनी मुट्ठी के मुताबिक आपने ड्राई फ्रूट्स खाने हैं और सर्दियों और गर्मियों का कोई फ़र्क नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं होता साइंस के नज़दीक, माँ बाप के नज़दीक होता है। खैर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। Super 7